मित्रों नमस्कार। अब मैं आपके सामने एक तीसरी बात रखने जा रही हूँ जो कि आयुर्वेद और कोरोना से संबंधित है। प्रश्न ये है कि जो पतंजलि संस्थान ने कोरोनिल नाम से दवाई मार्केट में उतारी है, उसमें नियमों की पूर्ति हुई या नहीं, उसमें प्रभाव क्या है, इत्यादि बातों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियो में आपको बताया। अभी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यदि यह दवाई यशस्वी होती है, लाभकारी होती है, तो इससे किन किन लोगों को दुख होने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस बात पे दिलाना चाहती हूँ कि आज पूरे विश्व की जनसंख्या करीब 7.5 लाख है, जिसमें चीन की संख्या पूरे विश्व की जनसंख्या करीब 7.5 अरब है और इसमें चीन की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, भारत की जनसंख्या भी करीब 1.5 अरब और जो तीसरे नंबर पर देश आता है अमेरिका, उसकी जनसंख्या करीब 35 करोड़, अर्थात भारत की जनसंख्या से 1/4 केवल है। और फिर बाकी जितने देश हैं वे सारे इससे भी कम जनसंख्या वाले हैं। अब पूरे विश्व में 2 प्रकार की स्वास्थ्यगत प्रणालियां काम करती हैं, एलोपैथी और आयुर्वेद। हालांकि चीन में भी चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है, लेकिन वह प्रायः उसके सारे ही सिद्धांत और उसके सारे ही प्रयोग इत्यादि आयुर्वेद से ही प्रबंधित हैं। आयुर्वेद के ही सिद्धांत वहाँ भी चलते हैं, उनकी चर्चा मैं अभी नहीं करूँगी। बस इतना कह रही हूँ कि चीन में जो भी विद्यार्थी MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह नियम है कि वे 4 पेपर्स चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का उन्हें पढ़ना पड़ता है, पास होना पड़ता है। इसलिए चीन में जो भी डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हो, वह चाइनीज़ मेडिसिन्स के बारे में जानता है और गाहे बगाहे चाहे न चाहे उनका प्रयोग वो कर भी सकता है। लेकिन आज हम चाइना की बात नहीं करेंगे, हम विश्व में जो 2 प्रणालियां हैं, एलोपैथी और आयुर्वेद, इसकी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर कोरोनिल, जो कि आयुर्वेद की दवा है, यह यदि यशस्वी हो जाती है, लाभकारी हो जाती है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान विश्व भर में जो फार्मा कंपनियां हैं, जो एलोपैथी के ही सिद्धांतों पर चलती हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये फार्मा कंपनियां आज क्या क्या करती हैं, ये सारी की सारी एलोपैथी की दवाइयाँ बनाती हैं, जो कि उनके व्यापार का पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि सारे अस्पतालों में प्रयोग होने वाले उपकरण प्रायः यही कंपनियां बनाती हैं, जो कि उनके व्यापार का दूसरा मुद्दा है। तीसरा, जो भी नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए प्रोटोकॉल बनते हैं, नई नई दवाइयों के परीक्षण होते हैं, ये सारे भी इन फार्मा कंपनियों के माध्यम से और उनकी मान्यता से ही होते हैं। चौथी बात, जो भी एलोपैथी के क्षेत्र में अध्यापन का काम होता है, नए कॉलेज में नए विद्यार्थियों को भर्ती करना, उनकी परीक्षाएं लेना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें पास करना, ये सारा व्यापार भी इन फार्मा कंपनियों के माध्यम से ही संचालित होता है। तो इस प्रकार ये जो सेक्टर है, ये विश्व के जो सबसे बड़े सेक्टर कहे जाएंगे उनमें से एक सेक्टर है। और ये सारा का सारा, अगर भारत को छोड़ा जाए तो ये सारा का सारा एलोपैथी से ही नियंत्रित होता है और इन्हें आयुर्वेद के बारे में प्रायः कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो आयुर्वेद की जानकार देश और आयुर्वेद की जानकार जनसंख्या
केवल और केवल भारत में है, जो कि 1.5 अरब के करीब है, अर्थात विश्व की जनसंख्या का करीब करीब 1/5 या 1/6 हिस्सा कह लीजिए। इतनी बड़ी जनसंख्या में यह आयुर्वेद लोगों की जानकारी में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सारे के सारे लोग आयुर्वेद की प्रणालियों का उपयोग करते हैं या उसमें तज्ञ हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। ये मैं कुछ नहीं कह रही, मैं केवल इतना कह रही हूँ कि इन्हें आयुर्वेद नाम इनका परिचित है। आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत इन्हें अपने इकोसिस्टम के कारण इन्हें पता होते हैं। इनकी संस्कारों में, इनकी संस्कृति में आयुर्वेद बसा हुआ है, रचा बसा है। इसलिए हमारा एक ही देश है, या नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे थोड़े देश अगर हम छोड़ें तो यही केवल ऐसी जनसंख्या वाले देश हैं जिन्हें आयुर्वेद के विषय में कुछ जानकारी है, कुछ अपनापन है, वगैरह वगैरह। बाकी पूरे विश्व में आयुर्वेद की जानकारी प्रायः ना के बराबर है। और फार्मा कंपनियों का सबसे बड़ा जो व्यापार चलता है, उनका प्रोडक्शन चलता है, उनकी पूरी रोजी रोटी चलती है, उनका ब्रेड एंड बटर भी जो चलता है, वो सारा का सारा इस बात पे चलता है कि विश्व भर में केवल और केवल एलोपैथी की ही दवाइयाँ हों। तो अगर आयुर्वेद की कोई दवा यशस्वी हो जाती है तो सबसे बड़ा झटका इन फार्मा कंपनियों को लगता है, और ख़ास करके जब वह आयुर्वेद कोरोना पर अगर कारगर होता है, कोरोना में अगर वो सफल हो जाता है। क्योंकि आज विश्व की प्रायः पूरी की पूरी आबादी, पूरी की पूरी जनसंख्या कोरोना के कारण एक प्रकार से हतबल है और डरी हुई है। तो ऐसे समय में अगर आयुर्वेद के पास इसकी कोई दवाई निकल जाती है तो ये पूरे के पूरे फार्मा इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा संकट है। और दूसरा संकट इस बात से भी है कि यदि कोरोना के विरुद्ध कोई आयुर्वेद की दवाई यशस्वी हो जाती है तो फिर अन्य रोगों में भी लोग कहेंगे कि अच्छा चलो हम आयुर्वेद का प्रयोग करके देखते हैं। तो मैं यहाँ फार्मा कंपनियों की या उनकी दवाइयों की या उनकी उपलब्धियों की मैं कोई निंदा करना नहीं चाहती। वो भी अपनी जगह सही हैं, वे भी अपनी जगह उपयोगी हैं। लेकिन जो आयुर्वेद को पीछे धकेलने का अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो भारतीय जनता होने के नाते, और चूँकि हमारे पास आयुर्वेद एक विरासत के रूप में हमारे ज्ञान तंत्र में आयुर्वेद का कहीं न कहीं समावेश है, इसलिए हमें सजगता से उनके इस षड्यंत्र को सोचना होगा और समझना होगा, विरोध करना होगा और उस षड्यंत्र को असफल बनाना होगा। तो मित्रों, यह कोई लड़ाई फार्मा कंपनियों के साथ नहीं है, लेकिन उनकी सोच के साथ ज़रूर हमें विरोध करना पड़ेगा। और वे ही लोग हैं जो कि इस कोरोनिल की सफलता यदि साबित हो जाती है तो सबसे दुखी होने वाले हैं। साथ ही पतंजलि संस्थान ने पूर्व काल में कोका कोला, कोलगेट, ऐसी अन्य कई प्रोडक्ट्स को विरोध किया है। उनका प्रोडक्ट, उनका मार्केट भारत में कम हुआ है, तो वे भी कंपनियां इस बात से दुखी रहेंगी अगर पतंजलि संस्थान कोई भी अच्छी दवाई, चाहे वो कोरोना के लिए हो या किसी अन्य रोग के लिए हो, अगर पतंजलि संस्थान कोई भी अच्छी दवाई बनाती है तो ये सारे भी संस्थाएं जिनके प्रोडक्ट्स आज पतंजलि संस्थान के कारण मार्केट में कम हो गए हैं, वे भी इस बात के लिए खुशी मनाएंगे अगर पतंजलि अयशस्वी होता है, और अगर पतंजलि यशस्वी होता है तो उन्हें दुख होगा। ये बात हमें समझ में रखनी चाहिए।
इसी के साथ मैं अपना ये तीसरा वीडियो बंद करती हूँ। अगली बार पहले हम चर्चा करेंगे जो देश में हमारे 10 लाख एलोपैथी डॉक्टर्स हैं और करीब करीब 10 लाख आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, उनकी स्थिति क्या है, इस विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।